You're watching Ahmednagar City Channel. नमस्कार, मी सलोनी खिंडारी, ATV न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. लाइट वाली से गुजारिश है कि माइक बंद ना करें. मसला ये है कि हमारे आगे और जो पीछे बैठे हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, प्रशासन की बात कर रहा. इनको कम सुनाई देता है. अगर इनको सुनाई देता था तो आज हम यहाँ नहीं रहते. इनको इतिहास भी सुनाना पड़ेगा, हुआ का भी सुनाना पड़ेगा और अहमदनगर जिले का भी सुनाना पड़ेगा. आप देखो कि 1 साल से ज्यादा हुआ अहमदनगर के अंदर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं. ये कब से हो रहे हैं? 2 कारण है उसके. महाराष्ट्र की सरकार बदल गई और जातिवादी सरकार आ गई. उसके साथ अहमदनगर के एसपी बदल गए और ये साहब आ गए. क्या नाम है उनका? ओला साहब. सबसे पहले अहमदनगर के अंदर कोटले के अंदर कम्युनल राइट्स हुआ. वो जो एरिया है तो खाना आदमी आता था, वहां एक पीआई मैडम थी. 2 लोगों के अंदर, 2 ग्रुप के अंदर झगड़ा होता है, 2 समाज के अंदर झगड़ा होता है और उसके बाद गुनाह किस पे दाखिल होता है? दाढ़ी टोपी वालों. जब एसपी साहब को यह पूछा गया कि जब 2 समाज में झगड़ा हुआ, 2 गुटों में झगड़ा हुआ तो गुनाह एक पर क्यों दाखिल हुआ? तो बोले हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले, जबकि मुसलमान साइड के सीसीटीवी फुटेज आधे घंटे में इनको मिले. क्या समझे इससे? उसके बाद शेवगांव आया, उरूस है, बहुजनों का उरूस, एक दरगाह का उरूस जिसमें सारे बहुजनवादी लोग प्रोग्राम में थे. वहां का एक पिया है, क्या नाम है उसका? पुजारी. नाम समझ के लोगे क्या? नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके कौन से जातिवादी आतंकी संगठनों से कनेक्शन ये बाद में आएगा. अल्फाज में बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता हूं. उरूस के अंदर गाना लगना था. कौन सा? तुम्ही कितीही करा हल्ला, लय मजबूत भीमाचा किल्ला. पेट में दुखने लगा पीआई साहब के और इलाज करने के लिए मैं तो था नहीं, क्योंकि प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूं. वो जो पेट दर्द था वो सिर में गया, जगह छोड़ दिया और बहुजनों के ऊपर लाठीचार्ज किया. उस वक्त के एसडीपीओ साहब को वहां बहुत बताया गया. हो गया. उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से शेवगांव के अंदर मिरवणूक निकाली गई, जिसको पुलिस प्रशासन ने परमिशन तो दी नहीं लेकिन प्रोटेक्शन दिया. बात समझिए. छत्रपति संभाजी महाराज के जयंती को शेवगांव में मिरवणूक निकलती है, जिसको प्रशासन परमिशन नहीं देता है लेकिन प्रोटेक्शन देता है. उसमें कुछ जातिवादी संगठन के लोग मस्जिद के पास आकर नारेबाजी करते हैं और मस्जिद पे हमला करते हैं. मस्जिदों पे हमला हुआ, मस्जिदों के अंदर जो लोग थे उनको मार लगा. आरोपी कौन? दाढ़ी टोपी वाले. रात को 2 बजे इंक्वायरी के नाम पे, आरोपी पकड़ने के नाम पे वहां के एसडीपीओ, पुलिस प्रशासन मुसलमानों के घरों में घुसती है, मुसलमान घर के मस्तूरात के साथ में बेहुरमती करती है. उन्हें जब कहा जाता है, माननीय राकेश ओला को मिलकर यह कहा गया कि मस्जिद पर हमला हुआ, गुनाह दाखिल किया? नहीं किया. वहां अपने अहमदनगर जिले के जिम्मेदार, जिसे सरकार ने पालक कहा है और हम लोग सब क्या बोलते हैं? पालक मंत्री. वो वहां पहुंचे. पालक का काम क्या रहता? 2 बच्चों के अंदर अगर झगड़ा हो गया, 2 गुटों में झगड़ा हो गया, कि दोनों को मिलकर सुलह करें. लेकिन वो पालक मंत्री और उसका बेटा
बेटा बोला कि बेटा बोला, हाँ जो भी है, वो जो है वहां एक जातिवादी संगठनों से मिलकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सब सही है। और आरोपी कौन है? दाढ़ी टोपी वाले, म्हणजे आपले भाषा में मुसलमान, उनके भाषा में लांडे। अब मसला ये है कि यहां तक बात थमी नहीं, वहां भी केस दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद हमारे संगमनेर का मसला आया, एक न्यूज चैनल का संपादक आता है, वहां पर भाषण करता है, उसका असर अकोले में होता है। छोटा 17 साल के बच्चे के ऊपर हमला होता है, उसे जान से मार दिया जाता है। जब उसे जान से मार दिया जाता है, जब हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वहां का पीआई को जब हम नाम बताते हैं कि ये फेरिस्ट है, ये लोग हैं जिनके वजह से हमारा बच्चे का इंतकाल हो गया, हमारा बच्चा शहीद हुआ, तो वहां का पीआई बोलता है यांचे नाव घेऊ नका, तुम्हाला प्रॉब्लम है। तो अब सोचो कि वो पीआई की मानसिकता क्या है। वहां से निकलो, कोपरगांव में आओ। कोपरगांव में एक मस्जिद के अंदर एक जातिवादी आतंकी संगठन का आदमी घुसता है, मस्जिद में जो कुरान शरीफ की बेहुरमती करता है, सारे गांव में उसके पेजेस फेंकता है। पुलिस प्रशासन को ये चीज बताई जाती है। तो हमारे एडिशनल साहब है अहमदनगर जिले के, म्हणजे तुम्ही जर तिथं कॅमेरा लावला असता तर आम्हाला आरोपी पकडण्यात खूप मस्त, म्हणजे आम्ही आरोपी पकडला असता। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैमरे तो अभी 8, 10 साल, 15 साल पहले, इसके पहले आरोपी पकड़ते थे क्या सेटलमेंट करते थे? कोपरगांव का आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? तो बोले वहां कैमरे नहीं थे। ठीक है, गुहा के अंदर कैमरे लगे तो निकाल रहा कौन? ये चीज जब हमारे एसपी साहब, आदरणीय एसपी साहब और आदरणीय कलेक्टर साहब को जब बताई गई, क्या करे उन्होंने? हमेशा की तरह क्या, कुछ नहीं। कोटले के मसले के बाद जब ये सब मसले के साथ में हम जब राकेश ओला साहब के पास गए, उन्हें हर एक चीज तरतीबवार बताई गई। उनको ये बताया गया कि पुलिस प्रशासन किस तरह जातिवादी आतंकी संगठन का साथ देती है। उमरा का मसला बताया गया है कि एक मस्जिदों के ऊपर हमला होता है, उन बच्चों पे गुने, सामने वाले पर जातिवादी आतंकी संगठनों के ऊपर गुने दाखिल होते। प्रशासन को जब उनके नाम बताए जाते हैं तो यहाँ का पीआई आपके राउरी का, त्यांचे नाव घेऊ नका, तुम्हाला प्रॉब्लम येईल। अरे तू प्रशासन की गुलामगिरी कर रहा है, प्रशासन का काम कर रहा है कि वो जातिवादी संगठन के लोगों का काम कर रहा है। दिल्ली से लेके दिल्ली तक, जिले से लेकर तो उमरा तक और गुहा तक, प्रशासन हो, पालक मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, ये तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये सोचता होगा कि भाई ये जो हमारा दादा जो चुनकर आया, यहाँ कौन है? प्राजक्त तनपुरे, राष्ट्रवादी से चुनकर आया। आपको बता दूं कि गुहा के अंदर जो दरगाहों पे हमले हो रहा है, इसमें राष्ट्रवादी के लोग भी शामिल है। अगर किसी के पास प्रूफ नहीं होगा तो मैं देता। एक जगह बताने का कि आम्ही सेक्युलर पार्टीचे लोक आहोत, आम्हाला या भानगडीत पडू नये आणि दुसरी जगह जाकर पूजा करने की। और जब किसी ने पूछा, समाजासोबत जावा लागतो। अरे जब तेरी ताकत नहीं है बोलने की, गलत को गलत बोलने की, तो काय को प्रतिनिधित्व करता है? हमारे यहाँ का एक दूध वाला है, मालूम है क्या दूध वाला? कुछ लोग टोपी वाला बोलते हैं उसको, पर अपनी टोपी अलग है, वो अलग टोपी रहती है। उसके नजदीक गजराज नगर में मस्जिद पर हमला हुआ। अब एसपी साहब तो छोड़ दीजिए, हमारे जो बीजी शेखर साहब है वो क्या बोलते मालूम क्या? ती मस्जिद नव्हती म्हणे। का नव्हती? त्याला मिनारे नहीं है। एसपी साहब को पूछे तो बोलते नहीं, बोले वो मस्जिद नहीं थी, बोले वो सिर्फ पत्थर का शेड बनाया हुआ था। अब इनको ये कौन बताएगा कि जहाँ 5 वक्त की नमाज होती, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता, जहाँ तरावी होती, जहाँ जुमा पढ़ा जाता, उसको बोलते हैं मस्जिद। लेकिन इनके हिसाब से क्या है? नहीं, बोले मस्जिद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कहाँ ना कहाँ इनके सेटलमेंट हो गए। अब आपको बहुत राज की बात बताता हूँ।
हमारे जो एसपी साहब है ना, उनके बारे में एक चीज मालूम गिरी है कि कुछ जातिवादी संगठनों के मीटिंगों में भी जाते हैं ये, लेकिन बताने के लिए ऐसा बताते हैं कि हम सेक्युलर है। जब भी हम एसपी साहब के पास गए तो उनके एक ही जवाब था, आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाइए। अरे हम साल भर से बता रहे हैं एसपी साहब आप गलत है, और अब तैयारी रखो, आपके यहां से मैं बोल रहा हूं, अब तैयारी रखो एसपी साहब, जल्द हम हाईकोर्ट में मिलने वाले हैं। और उस वक्त आप जवाब देना कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। 1258 फसली, ये तो ना पीछे वालों को मालूम रहेगा ना उधर वालों को मालूम रहेगा फसली किसे कहते हैं। 1258 फसली में नोंद है देवस्थान इनाम वर्ग 3, देवस्थान इनाम वर्ग 3 1258 फसली मुजावर शक्कर भाई। अब शक्कर भाई या शकूर भाई, ये किसका नाम है? आज जो दावा कर रहे हैं इनका शिजरा साबित करके देना, हम उनको दरगाह के साथ सारी जगह दे देंगे। एक भी नाम उन्होंने साबित करना कि ये उनके शिजरे से उनके वंशज से आया, हम जगह दे देंगे। देंगे ना भाई? मैं गोवा वालों की तरफ से बात कर रहा हूँ। 1258 फसली के अंदर शक्कर भाई ये मुजावर बोलकर, और उनका सिलसिला यहाँ तक चलते आया आज तक। अचानक से ये उठते, नींद में से उठते। अभी बीच में जब मूर्ति रखी गई तो हमारे यहाँ के दूध वाला नींद में से उठा, बोले मला आता साक्षात्कार झाला की म्हणे कानिप नात्याने मला बोलवलं। और गम्मत ऐसी कि 10 मिनट पहले मूर्ति वहां रखी गई और 10 मिनट में वहां से यहाँ आया हो। फ्लाइट भी इतनी जल्दी नहीं आती। बोले तो ये पूर्ण नियोजित था। इसके अंदर कौन कौन शामिल था? इसके अंदर सरकार पूरी तरह शामिल थी। एसडीपीओ ने कुछ किया नहीं, पीआई ने कुछ किया नहीं, तलाटी ने कुछ किया नहीं। अरे खास बात बोलना भूल गया मैं, यहाँ के एसडीपीओ बोलते हैं हाँ महसूलचा विषय है, हमचा विषय नहीं है। अब उसको ये समझाना पड़ेगा कि कायदा सुव्यवस्था तेरे सामने बिगड़ रही थी जबकि तू सो रहा था क्या? जब वो कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ रहे थे, हजरत रमजान बाबा के दरगाह के अंदर मूर्ति रख रहे थे, उस वक्त तू क्या कर रहा था ये हमको बताओ। इसके पहले एक मसला हुआ था जिसके अंदर मुस्लिम औरतों के ऊपर हल्ले किए गए और यह बताया गया कि मंदिरात पुजारी असताना पुजारी और हल्ला झाला। और एक न्यूज चैनल का संपादक है, उसने उतनी क्लिप बताई, लेकिन उसने आगे की क्लिप बताई नहीं कि पुजारी कैसा लोगों के आंग पे जा रहा है। अब पुजारी था क्या नहीं था वो अलग विषय है, लेकिन पुजारी को मारते हुए दिखाने की जो साजिश रचे उसके आता भाडे तत्वावर सगळे जीव राहिले आता त्यांच्याकडून, त्यांच्याकडे बाकीचं काही राहिलेलं नाहीये। कारण लोक प्रशासन जरी आपल्याकडून नसला ना तरी डॉक्युमेंट आपलेच है, कागज हमारे पास है। उस वक्त यहाँ का पीआई और पुलिस प्रशासन इनके साथ नाश्ता कर रहे थे और एम्बुलेंस अंदर जान नहीं दे रहे थे। तो हमने माननीय राकेश ओला साहब को मैसेज किया है कि सर वहां पर कुछ लोग जख्मी हो चुके हैं और इनको मेडिकल इमरजेंसी है। तो माननीय राकेश ओला साहब वहां बैठकर बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि राकेश ओला साहब हो या तो हमारे सालीमठ साहब हो, ये तो बहुत खतरनाक है। सालीमठ साहब मालूम है क्या आपको? ये हमारे अहमदनगर जिले के कलेक्टर हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक दाढ़ी टोपी वाले दिखे क्या, इनको दवाई लगती है। ऐसा सामने देखे ना तो उनके ऐसा आंखों के अंदर इन्फेक्शन चालू हो जाता। लवकर लवकर हटकून द्या म्हणे मला दूसरा काम है, ये अल्फाज रहते उनके।
मी माझ्याकडून कोणतेही अल्फाज बोलत नाहीये, जे समोर झालं ते सांगतोय. मी ज्याला गवाही देतो की मीच तिथं हजर होतो. और ये सब लोग चाहे पीआई हो, तलाटी हो, प्रांत हो, तहसील हो, एसपी हो या कलेक्टर हो, किसके बोलने पे काम करते हैं? पालक मंत्री. पालक मंत्री को सिर्फ एक ही चाहिए, खुद की कुर्सी बचाना, अहमदनगर में दंगे कराना. इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि जल्दी से उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी के खा पी रहे हुए. अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनको सीट लाना पड़ेंगे, और जहां सीट लाने के लिए जातीय दंगल जरूरी है, क्योंकि जो पक्ष से वो लड़ने वाले हैं वो जीतकर तभी आ सकती है जब अहमदनगर में जातीय दंगल, हिंदू मुस्लिम दंगल हो. इसलिए साल भर से आप देखो, कोटला, रामवाड़ी, गजराज नगर, शेवगांव, उमरा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगांव, हर जगह नागर देवड़ा, अभी का नागर देवड़ा, मामूली सी घटना के अंदर उस बच्चे के ऊपर सिर में कोयता डाला गया, यहां से लेके यहां तक उसको फाड़ दिया गया, 45 से ज्यादा टाके गिरे, अभी भी वो मैककेयर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है. आरोपी इनको मिलने वाले नहीं है, ये आरोपी को पकड़ेंगे भी नहीं, जामीन हो जाएगा. ये सेटिंग से काम होता पूरा. दाढी टोपी वाला जर आरोपी असल, ताबडतोब अटक आणि ते बेलेबल जरी कलम असतील ना तरी कोर्टात हजर करणे. गवाहों के साथ हुआ है. बेलेबल कलम रहने के बावजूद इनको 2 दिन की पीसी देने का काम ये पुलिस प्रशासन ने न्यायालय को ऐसा बताया कि कितना बड़ा दंगल हो रही, जबकि दूसरे जातिवादी आतंकी संगठन के लोग खुलेआम फिर रहे थे. उसके बाद में हमने प्रशासन को यह बताया कि ये जातिवादी आतंकी संगठन के लोग दरगाह में मूर्ति रखने वाले हैं, लेकिन ना कलेक्टर ने कुछ किया, ना एसपी ने कुछ किया, क्योंकि उनका काम है क्या, कुछ नहीं करना. अगर कुछ किए होते तो हम यहां रहते क्या? नहीं. इनका काम है कुछ नहीं करना. अभी तो आपको हर एक बात बताने का भूल गया मैं. अहमदनगर के कलेक्टर की पदोन्नति हो गई, बढ़ती हो गई, अंदर साहब हुई ना. ये जो है, मेरा मानना ये है की ज्या प्रकारे या लोकांनी जिल्ह्यामध्ये मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजावर अत्याचार केला आणि ज्या जातीवादी आतंकी संघटनेला डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदत केली, त्यामुळे यांना कुठं ना कुठं त्याचा समझ लेगा बख्शीश. अब ये जगह तो हमारे इनाम की है. अभी जैसे जालिंदर साहब ने बोले, इनाम किसको मिलता? जो काम करता. हमने काम किए करके हमको इनाम मिला. जिन्होंने चाकरी करे वो उधर ही रह गए. लेकिन अभी जो इनाम मिल रहे हैं ना, ये मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, दलित, पिछड़ा वर्ग, इनको तकलीफ देने के वास्ते इनाम मिल रहा है. और वो इनाम मेरा मानना है कि माननीय कलेक्टर साहब को मिल गया. थोड़े दिन रुको, एसपी साहब को भी मिलेगा, आपके यहाँ के एसडीपीओ क्या नाम है, उनको भी मिलेगा, यहाँ के पीआई को भी मिलेगा, तलाटी को भी मिलेगा और तहसील को भी मिलेगा. मेरे अल्फाज याद रखना. इतिहास उठाकर देख लो, जहां जहां मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, जो लोग उसमें मौजूद थे, जिन्होंने मुसलमानों पे, अल्पसंख्यक समाजों पे अत्याचार किया, इन सबको इनाम मिल चुके हुआ है. किसी को राज्यपाल बनाया गया, किसी को खासदार बनाया गया. उसी तरह यहाँ के लोगों को उस तरह से इनाम मिलने के चांसेस भरपूर है. अब रही बात कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि संविधान समझून गया. अब मसला ये है कि संविधान तो हम समझते हैं, और संविधान समझते हैं इसलिए हम यहाँ बैठकर संविधान मार्ग से न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं. अगर हमने संविधान का दायरा छोड़ दिया तो क्या होगा?
हमें अगर कभी मूर्ति निकालने का अगर हमने आज डिसीजन ले लिया ना तो 2 घंटे बहुत होते। 2 घंटे कितने लगेंगे? लेकिन हम संविधान को मानते इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या कायदा सुव्यवस्था बिगड़ना नहीं, इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। और अगर तुम्हारे से नहीं होता तो आज इस मंच से ऐलान कर रहा है कि तुम बोलो कि तुम्हारे से नहीं होता, हम बताएंगे हम कैसे निकालते हैं। और ये आगाज है, अंजाम तक तो अभी जाना है। अगर आगाज ऐसा है सोचो अंजाम क्या होगा। और जिस दिन मुस्लिम, अल्पसंख्यक समाज, दलित और ये सब मिलकर संविधान मार्च से सिर्फ चलते भी बने ना, सिर्फ ऐसे चलते भी रहे ना, तो हाफ चड्डी वाले तो गायब ही हो जाएंगे। खैर बहुत बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप आज जिस तादाद में आए, इंशाल्लाह आने वाला जो आंदोलन रहेगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले, हमारे हाथ एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में कुरान है, इसलिए हम अदब के दायरे में आपसे बात कर रहे हैं कि जब भी इसके आगे जब आपको बुलाया जाएगा तो आप लब्बैक बोलकर हाजिर रहेंगे। वाक़ई